हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और इकोनॉमिक्स को पहले हम इंडियन इको स्टार्ट करेंगे। इंडियन इको में आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेटस थी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया अपने यूज़ के लिए और वही सभी पॉलिसी को लागू किया जिनसे कि उन्हें बेनिफिट हो सके, जो ब्रिटेन है उसकी डेवलपमेंट हो सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़े से ब्रिटिशर्स के आने से पहले की इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, नुकसान पहुंचाया। तो हम सभी जानते हैं कि जो भारत है स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। आपको पता होगा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत ज़्यादा डेवलप और सक्षम देश था भारत। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स हमारे देश में आते गए और हमारे रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाते गए, तो अब सब जानते हैं कि पहले उन्होंने भारत में रूल करना जो स्टार्ट किया बैटल ऑफ प्लासी से उन्होंने स्टार्ट किया। 1757 में उन्होंने धीरे धीरे करके भारत पे उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लगभग 200 सालों तक उन्होंने इंडिया पे रूल किया और 200 सालों के लंबे संघर्ष करने के बाद, लाखों लोगों के कुर्बानी देने के बाद, शहीदों की जो हम कह सकते हैं कि उनकी बदौलत आज हमें इस इंडिपेंडेंट भारत में है और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की जो स्टेटस थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो पूरी इकोनॉमी थी वो स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, यानी कि ठहरी हुई इकोनॉमी थी, जिसमें कि डेवलपमेंट या तो बहुत मामूली सी इतनी डेवलपमेंट थी कि वो दिख भी नहीं थी, इनविजिबल डेवलपमेंट थी, या ना के बराबर ठहरी हुई इकोनॉमी, यानी कि 0.5 अप्रॉक्स हमारी डेवलपमेंट थी। दूसरा, आपको पता है कि उन्होंने इंडस्ट्री, हमारे एग्रीकल्चर, उन सभी को उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया। तो एक एक करके हम डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। तो चले हम पहले एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि भारत के अंदर ज़्यादातर लोग बेसिकली विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और उनके जो लाइफ को चलाने का मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर है। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जुड़े होते हैं। वही उनके जीवन के चलाने का, जीविका का हम कह सकते हैं कि एकमात्र सोर्स था। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो डेवलपमेंट थी, जो प्रोडक्टिविटी थी, वो बहुत कम थी। तो आखिर वो क्या रीज़न थे जिसके कारण किसानों की हालत इतनी ख़राब थी, प्रोडक्शन हमारा इतना लो था? तो एक एक करके हम बताएंगे। तो सबसे पहले और सबसे बुरी जो सिस्टम थी वो हमारी क्या थी? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें हमें ज़मींदारी सिस्टम पढ़ेंगे। जो भी ह्यूमैनिटी के बच्चे उनको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस में भी उन्होंने पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स ने अपनी इनकम को परमानेंट करने के लिए, रेगुलर इनकम के लिए, उन्होंने वहाँ पे क्या किया? परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने लॉन्च कर दिया, जिसमें क्या था कि ट्राइंगल समझ लीजिए, सबसे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट होंगे, उसके बीच में यानी कि उसके नीचे क्या होंगे? जमींदार होंगे, और उनके नीचे में क्या होंगे? टिलर्स होंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या रूल बनाया कि जितने भी उनके जमींदार थे उनको बोल दिया कि भैया आपको एक फिक्स्ड अमाउंट क्या करना पड़ेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डेट को, और आप अपने जो भी टिलर्स है, जो किसान है, जो लैंडलेस लेबर है, जो आपके खेतों पे काम करते हैं, आप उनसे जितना मर्जी वसूल करो, उनको कोई मतलब नहीं है। तो अब जमींदार लोग क्या हो गए? फ्री हो गए। उन्हें पता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने के बाद जो भी सरप्लस होगा उस पर उनका अधिकार है। तो उनकी जो लाइफ थी वो लग्जेरियस लाइफ जी रही थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि जो भी जमींदार अब जो भी परमानेंट जो भी लैंड का पर्टिकुलर अमाउंट है एक पर्टिकुलर डेट तक डिपॉजिट नहीं कराते थे, जमींदारी उनसे छीन ली जाती थी, फिर उनको ऑक्शन पे लगा दिया जाता था और उनको किसी और को दे दिया जाता था। तो इससे हुआ क्या कि जो भी लैंडलेस लेबर थे, जिन्हें टिलर्स कहा गया, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, वो ज़मींदार के ज़मीन पे खेती करते थे, उनका बहुत बुरा हाल हो गया। उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लगान, मूवी आप लोगों ने देखी होगी, पता होगा, लगान वसूल करते थे। और जब कई बार होता भी क्या था कि कई बार मानसून के कारण फसल होती नहीं थी, तो भी ज़मींदार लोगों से ही उधार लेकर उनको टैक्स रेवेन्यू यानी कि लगान उनको देना पड़ता था। तो सबसे बुरी और जो एक्सप्लॉइटेड सिस्टम हम कहेंगे जमींदारी सिस्टम, जो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस सिस्टम के अंतर्गत उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। दूसरा, हम बात करें कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन लगे हुए बट फिर भी हमारे देश में जो फूड की प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। तो उसका रीज़न क्या है कि आउटडेटेड एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी,
यानी कि जो किसान थे बेसिकली उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो पुराने तकनीक का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद उनके पास जो इरिगेशन की कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं थे। मोस्ट ऑफ द किसान जो थे वो बेसिकली डिपेंड किस पे थे, रेनफॉल पे, कि अच्छी बारिश हो गई तो उस साल उनकी अच्छी फसल हो गई। जो मानसून है अगर वो नहीं हुआ है टाइम पे तो पूरी की पूरी फसल क्या हो जाएगी, उनकी खराब हो जाएगी। तो अल्टरनेट सोर्स उन्होंने डेवलप अब तक नहीं किए थे, जिसके कारण जो प्रोडक्शन था बहुत अनसर्टेन था, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था, कभी बहुत कम होता था। आपने देखा होगा कि बार बार बंगाल में कई बार अकाल भी पड़े ब्रिटिश पीरियड के दौरान। तो ये सब सिस्टम था। तीसरा कि जो भी लैंड के जो टिलर्स होते थे उनके पास इतनी मेहनत करने के बावजूद इतना सरप्लस बचता ही नहीं था कि वो उस लैंड के डेवलपमेंट में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करें। एक तो उनके पास बचता नहीं था, दूसरा उनके पास कोई मोटिवेशन का सोर्स भी नहीं था कि वो लैंड को डेवलप करें, क्योंकि लैंड के वो रियल ओनर नहीं थे। कभी भी उनको लैंड से बिना बात के उनको हटाया जा सकता है, जितना मर्जी वो प्रोडक्शन कर ले उनको मिलना एक छोटा सा हिस्सा है। तो जिसके कारण कि लैंड के डेवलपमेंट पे, उनकी फर्टिलिटी पे, उनको इम्प्रूव करने के लिए कोई भी मेथड टेक्निक अपनाने की कोशिश ही नहीं की, जिसके कारण दिन ब दिन जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी गिरती गई, प्रोडक्शन गिरता गया। और हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने के बावजूद डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये सारे जो रीज़न है एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड होने के, पिछड़ेपन के कारण। तो पहला आपको याद रखना है लैंड में जमींदारी सिस्टम, दूसरा ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ द इरिगेशन रिसोर्सेज, और चौथा कि इतना उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, लैंड के लिए कोई पैसा ही नहीं बचता था जाके दोबारा से उसको लैंड के डेवलपमेंट में, उनको विकास करने में के लिए वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सके। तो दीज आर दी पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। तो ये तो बात हुई एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से हमारा पिछड़ा हुआ था, इसके कारण क्या थे। दूसरा हम बात करते इंडस्ट्री की। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर जब हमारे देश में नहीं आए थे तो हम लोगों की एक इंडस्ट्री थी, बहुत ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में उसका एक नाम था, यूनिकनेस थी, बहुत ज़्यादा फेमस इंडस्ट्री जिसे हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, यानी कि हैंडमेड गुड्स, हाथों से बने हुए गुड्स, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड थी। आर्टिशंस को, बहुत सारे लोगों को रोजगार का, इनकम का एक सोर्स था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए उनको समझ में आ गया कि किस तरह से इस इंडस्ट्री को ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने बहुत ही एक, कहते हैं वेल प्लान्ड एक स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई। उस स्ट्रेटजी के अंदर उन्होंने डुअल मेथड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपनाई। इसमें क्या था कि आपको पता होगा कि इस टाइम पे भारत जो है बेसिकली जितने भी रॉ मटेरियल, ठीक है, एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया। यानी कि रॉ मटेरियल में कॉटन हो गए, जूट हो गए, इंडिगो हो गए, ये भारत में बड़ी मात्रा में उगाते थे यहाँ के किसान। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि यहाँ से रॉ मटेरियल बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी टैक्स के, वो फ्री ऑफ टैक्स के वो अपने देश में ले आते थे। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, तो उसी रॉ मटेरियल को वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे, तैयार करते थे। और उसी के बाद जो फिनिश गुड्स होता था उसको हमारे देश में आकर अच्छी खासी कीमत में बेचते थे। लेकिन यहाँ पे देखो, जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा रहा है वहाँ पे भी कोई टैरिफ, कोई टैक्स नहीं लग रहा, कोई ड्यूटी नहीं लग रही। और वहाँ से जो फिनिश गुड्स आ रहा है इंडिया के अंदर वो भी उन्होंने टैक्स फ्री करा, किस तरह कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही। जिसके कारण क्या हुआ कि जो फिनिश गुड्स है वो सस्ता हो गया, मशीन मेड गुड्स थे बहुत ही ज़्यादा कम रेट पे इंडियंस को मिलने लगे। और दूसरा उन्होंने क्या करा कि जो भी हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे उनके ऊपर उन्होंने क्या करा, दुगना उन्होंने, जो भी हम बाहर से जो एक्सपोर्ट करते थे उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दी, ड्यूटीज़ लगा दी। तो जिसके कारण हुआ क्या कि जब हम बाहर हमारा सामान बिकने के लिए जाता था, इतना ज़्यादा उन्होंने टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया कि वो सामान जो बहुत महंगे हो गए। और धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में हमारी गुड्स की जो डिमांड थी वो घटती गई, कम होती गई, लोग उसको पसंद नहीं करने लगे इतने महंगे रेट के कारण। ये तो इस तरह से उन्होंने टैरिफ पॉलिसी के कारण, डुअल डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस पॉलिसी के कारण उन्होंने क्या करा कि हमारे इंटरनेशनल डिमांड को पूरी तरह से उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब इंडिया के अंदर उन्होंने कैसे हमारे गुड्स की डिमांड को करा। अब आप देखो कि पहले हमारे पास क्या थे, मशीन मेड गुड्स नहीं होते थे, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे लोकल लोग वही यूज़ करते थे, वही उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब क्या है कि ब्रिटेन से मशीन मेड गुड आने लगे। तो अब क्या होगा कि जो ब्रिटिश गुड्स थे, लोग वो सस्ते रेट पे थे, ठीक है, क्योंकि हाथों से बने हुए गुड्स में टाइम लगता था, मेहनत ज़्यादा थी, तो इसीलिए उसके रेट महंगे थे। मशीनरी बहुत, एक टाइम में बहुत सारा गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकते, तो उनके रेट सस्ते थे। क्वालिटी बहुत अच्छी थी। आप बताओ, हाथों के कंपटीशन मशीनरी से कभी भी नहीं हो पाएगा। तो जिसके कारण जो यहाँ के लोकल लोग थे वो धीरे धीरे वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स से मशीन मेड गुड्स पे क्या होने लगे, शिफ्ट होने लगे। पैटर्न्स ऑफ डिमांड बदल गया, लोगों के पहनने के तरीके, चीज़ों की जो डिमांड थी वो बदलने लगी। और जिसके कारण धीरे धीरे हैंडी जो क्राफ्ट गुड्स थे
उसकी इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक डिमांड पूरी तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, अब जब हमारी पूरी इंडस्ट्री ही खत्म हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड ही खत्म हो गई, तो उनके बनाने वाले जो आर्टिशन थे वो लोग भूखे मरने लगे, बड़ी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। और दूसरा कि ब्रिटिशर के जो फिनिश गुड्स की जो इम्पोर्ट है सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनने बंद हो गए, यूज़ करने बंद हो गए, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी किस तरह से उन्होंने इस जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के द्वारा पूरी तरह से हैंडीक्राफ्ट गुड्स को उन्होंने बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये सब आपको बेसिकली क्या करना है, याद रखना है किस तरह उन्होंने इंडस्ट्री को। दूसरा हम बात करेंगे कि जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्री का बहुत ही कम था, क्योंकि जो इंडस्ट्री थी हमारे देश में आपको पता होगा केवल हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे, जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती है वो बिल्कुल भी नहीं थी। अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की तो वो भी हमारे देश में नहीं थे, ना ही ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर कभी भी यहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। वो चाहते थे कि हम लोग ज़्यादातर जो ब्रिटेन है उन पर ही डिपेंडेंट रहे, और इसी कारण से यहाँ पे उन्होंने कोई कैपिटल गुड्स, बेसिकली कैपिटल गुड्स होती है जिस जहाँ पे टूल्स बनती है, इक्विपमेंट बनती है, मशीनरी बनती है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पे डेवलप होने के बारे में ना सोचा कभी उन्होंने, ना ही उन्होंने कभी कोशिश की। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा, जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसको डेवलप करने से रोका। तो ध्यान रखना आपको किस तरह से उन्होंने पॉलिसी अपनाए। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के कारण जो भी आर्टिशन थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनकी भूखों मरने की नौबत आ गई। हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो था बहुत ही कम था इंडस्ट्री का। मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे था ही नहीं। और किस तरह से उन्होंने कैपिटल इंडस्ट्री, जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती है वो इंडस्ट्री यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को डेवलप किया जो उनके डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी थी। बेसिकली रेल बनाया उन्होंने, थोड़ा सा रोड ठीक किया उन्होंने, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, ताकि वो लोग ईजिली ट्रेड कर सके, उसमें किसी तरह की उनकी बाधा या प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये तो हमारी बात होगी इंडस्ट्री की। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, डेमोग्राफी। देखो डेमोग्राफी क्या होता है कि किसी भी इकॉनमी का बेसिक मतलब रहन सहन कैसा है, यानी कि वहाँ पे जो डेथ रेट है, बर्थ रेट कैसा है, लोग कैसे पढ़े लिखे हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है, ये सब चीज़ें बेसिकली वहाँ पे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि 1881 में पहली बार वहाँ पे क्या हुआ था कि सेंसस हुई थी। सेंसस आपको पता होगा हिंदी में जनगणना कहते हैं। 10-10 सालों के बाद हमारे देश में भी होता है जनगणना, से हमें वहाँ के एक्चुअल पॉपुलेशन का पता चलता है, हमारी जो एज कॉम्पोजिशन कितनी है वो पता चलता है, कितने लोग बीपीएल में आते हैं, कितने लोग एपीएल में आते हैं, ये सब चीज़ें हमें लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें बेसिकली हमें पता चलता है। तो फर्स्ट 1881 में हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया था। और आपको एक नंबर में याद रखना है कि 1921 को द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड क्यों कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए। देखो भारत की जो स्टार्टिंग में हम बात करेंगे, डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन होते हैं, जो फेज होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं। फर्स्ट फेज के अंदर क्या होते हैं, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही बहुत हाई होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत लोग पैदा भी हो रहे हैं, बहुत लोग मर भी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है बहुत लोअर है, मेडिकल फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, छोटी सी कोई डिजीज़ होंगे, इंसान मर जाएंगे। तो यानी कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही बहुत हाई होने के कारण पॉपुलेशन कंट्रोल में थी। और जैसे जैसे सेंसस होते गए तो कभी ये होता है कि जनसंख्या बढ़ भी रही है, कभी घट भी रही है 10-10 सालों में। बट 1921 को ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके बाद हम लोग सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक में आ गए थे, यानी कि जहाँ पर हमारी डेथ रेट पे तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया गया था, बट बर्थ रेट हमारा अभी भी उसी तरह से बढ़ता चला जा रहा था, जिससे बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या विस्फोटक की जो स्थिति कहती है। यानी कि डेथ रेट पे हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, यानी कि अब बड़ी बड़ी जो डिजीज़ है, बीमारियाँ, उनके हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ आ गई है, लोग मरने वाले लोग कम हो गए। बट जो बर्थ रेट है वो अभी भी बहुत हाई है। और 1921 के बाद जितने भी हमारे सेंसस हुए, हर 10 साल के बाद हमारी जनसंख्या लगातार कॉन्टिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। तो इसीलिए एक फेजेस चेंज हुआ है, इसीलिए इसको ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं। 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेमोग्राफिक में हमने पढ़ लिया कि पहला कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही बहुत हाई थे, जिसके कारण हमारे देश में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। देखो आपने जो फर्स्ट डेमोग्राफिक जो फेज़ होता है वो बहुत ही बैकवर्ड, पिछड़ी हुई इकॉनमी, जहाँ पे डेवलपमेंट नाम की चीज़ ना हो, पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी हो, तो ऐसे देशों में बेसिकली फर्स्ट फेज ऑफ जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होते हैं। सेकेंड, डेवलपिंग कंट्री में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे जहाँ पे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आती है, लोग थोड़े बहुत पढ़ जाते हैं, लाइफस्टाइल थोड़ा सा इंप्रूव होता है।
इंडस्ट्री वगैरह डेवलप होती है, और होता यह है कि डेथ रेट पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है, पर बर्थ रेट के बारे में कोई यहाँ पे बात नहीं करता, और यही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन कही जाती है, और जिसके कारण हम भारत जो है फिलहाल 1921 के बाद इसी फेज़ में पहुँच गया था। ठीक है, और जो डेवलप्ड इकॉनमी होती है वहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों पे ही क्या होते हैं, कंट्रोल होता है। ये यहाँ पे लोग पढ़े लिखे होते हैं, अवेयर होते हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी डेवलप्ड देश होते हैं वहाँ पे बेसिकली थर्ड फेज ऑफ डेमोग्राफी देखने को मिला है। तो ये बेसिकली डेथ रेट और बर्थ रेट की बात हुई। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कितने बच्चे 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, 218 बच्चे, 1000 बच्चे पैदा रहे, 218 बच्चे ऐसे होते थे जिनकी एज कंप्लीट 1 साल होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन अब हमारे देश में जो 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, अब इस साल होगा सेंसस, तो उसके हिसाब से जो बच्चे थे अब 44 की डेथ हो रही है। बाय द टाइम जैसे जैसे और ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव होगी, इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगी, और अभी जो 2021 में आपको नया जो डेटा आएगा वो अगले साल के बच्चों के लिए होगा, उसमें आई होप कि उसमें और भी ज़्यादा कम हो गया। तीसरा, अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, यानी कि पढ़े लिखे लोग की बात करें, तो उस टाइम पे हमारे देश में लिटरेसी रेट बहुत लो था, यानी कि सिर्फ 16%। आप समझ सकते हैं। उसमें भी जो वुमेन एजुकेशन जो रेट था वो मात्र 7%, यानी कि उस टाइम पे आपको पता होगा जो फीमेल एजुकेशन पे कोई ध्यान ही नहीं देता था, औरतों को आगे बढ़ने से, उनको पढ़ने से कितना ज़्यादा रोका जाता था। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द पीपल जो है गांव में रहते थे, रूरल एरियाज़ में रहते थे, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी ना की कोई चीज़ नहीं होती थी, छोटी से छोटी बीमारी होती थी उसमें भी लोग मर जाते थे। जो बेसिकली वुमेन होती थी डिलीवरी के टाइम में उनकी डेथ हो जाती थी, बच्चे 1 साल की एज कंप्लीट होने से पहले ही मर जाते थे। तो मेडिकल फैसिलिटी इनएफिशिएंट था, अवेलेबल नहीं थे, और इसीलिए वहाँ पे जो था बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हम कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगर पॉवर्टी की, तो आपको पता है जो गरीबी है सभी जगह पे फैली हुई थी। हालांकि पॉवर्टी का एक्चुअल डेटा अभी तक किसी के पास अवेलेबल नहीं है, बट आपको पता है कि जब हैंडीक्राफ्ट अपने इंडस्ट्री प्रॉपर है नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर का बुरा हाल है, लोगों के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो सीधी सी बात है जो गरीबी होगी वो बहुत ही चरम सीमा पे होगी। गरीबों की जो हालत है बहुत बुरी थी। तो ये सारी जो हमारी डेमोग्राफिक ग्राफ हमें बताता है कंडीशन भारत की उस टाइम पे कितनी थी, यानी कि हाई जो थी इलिटरेसी थी, डेथ रेट बर्थ रेट दोनों हाई था, हेल्थ फैसिलिटी नाम पे कुछ भी नहीं था, इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक कंडीशन हमें बताता है। तो आगे हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में, कि भारत का फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि एक देश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रेड कर रहा है, यानी कि दूसरे देशों के साथ जो भी उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ब्रिटिशर के रूल होने से पहले भारत बहुत कुछ बेचता था और अलग अलग देशों के साथ बेचता था, उसका अलग अलग देशों से अलग अलग वॉल्यूम था, डायरेक्शन अलग अलग था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने भारत की इकॉनमी पे कंट्रोल किया, उनका कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमारे हाफ से भी ज़्यादा ट्रेड, यानी कि 55 to 60% जो ट्रेड थे, बेसिकली हमारे जो ट्रेड किन के साथ होते थे, ब्रिटिशर के साथ होते थे। थोड़ा बहुत ट्रेड चाइना और दूसरे देशों के साथ होते थे, पर ज़्यादातर जो ट्रेड का डायरेक्शन हम कहेंगे वो ब्रिटेन के साथ ही होता था। और हमारे जो हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, आपको पता होगा रॉ मटेरियल, और ज़्यादातर यही चीज़ें क्या थी, हम दूसरे देशों को या ब्रिटेन को बेसिकली बेचते थे। और फिनिश गुड्स हमारे देश में बड़ी मात्रा में आता था, कहाँ से, ब्रिटेन से। तो उनको, आपको पता है कोई भी चीज़ बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके पास एक रेडीमेड ऑलरेडी मार्केट था भारत के रूप में, जहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या थी, वहाँ पे अच्छा खासा रेट पे अपने सामान को आकर बेचते थे, और उनसे जो भी पैसा वो कमाते थे वो अल्टीमेटली क्या करते थे, अपने देश की डेवलपमेंट के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए। उस टाइम पे आपको पता होगा जो 19 फर्स्ट वॉर सेकेंड वॉर हुआ, उन वॉर के अंदर वो उन एक्सपेंसेस को यूज़ करने के लिए, तो इस तरह से जो भी पैसा भारत में आता था वो भारत के डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपने इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, वॉर के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट इम्प्रूव करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो यूज़ करते थे। तो फॉरेन ट्रेड की बात होगी। फिर आपको पता होगा जब स्वेज कनाल 1869 में बन गया था, स्वेज कनाल की डायरेक्ट जो है भारत से ब्रिटिश के रूट डेवलप हो गए थे, सी रूट हो गए थे, तो और भी ज़्यादा जो ट्रेड है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, और भारत और जो ब्रिटेन है वो केवल उन्हीं के बीच में ज़्यादातर ट्रेड होकर हमारा रह गए। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। तो देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात, तो मतलब क्या होता है
कि आपको पता होगा कि पूरी इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली किन सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो 3 सेक्टर आपको पता है, प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जो बेसिकली माइनिंग, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और थर्ड सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, जहाँ पे बेसिकली पढ़े लिखे लोग आते हैं, जिसमें हमारे हॉस्पिटल हो गए, मतलब बैंकिंग हो गए, इंश्योरेंस हो गए, टीचिंग हो गए, प्रोफेशनल्स, एजुकेटेड पीपल इसमें काम करते हैं। तो हमारे देश की जो इंडिपेंडेंस के टाइम जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था कि मोस्ट ऑफ द पीपल यानी कि 75% जो थे बेसिकली एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। एग्रीकल्चर ही हमारे इनकम का मेन सोर्स था, जीडीपी का मेन सोर्स था, मेन तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो जीडीपी का ही था। और 25% जो पॉपुलेशन थी वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में लगी हुई थी। तो यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि जब भी किसी भी देश के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट हो, तो इसका मतलब है वो इकोनॉमी बैकवर्ड है। और जैसे जैसे इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे लोगों के जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर सेकेंडरी और टेरिटरी में शिफ्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर को छोड़ रहे, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है कि मॉडर्नाइजेशन ले रहे हैं, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसके कारण कम लोग मिलके भी हाई टेक्नोलॉजी की हेल्प से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं कि उनके देश में किसी तरह के कोई खाने पीने की चीज़ों का अभाव नहीं होता, वो अपने खाने पीने के लिए इंडिपेंडेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। एक चीज़ और आपको डेमोग्राफी के अंदर मैंने मिस कर दिया है, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम समझ लेते हैं क्या होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि एवरेजली एक व्यक्ति की जो एज है वो कितनी है। तो सोचिए कि इंडिपेंडेंस के टाइम जो लोगों की एवरेज लाइफ थी वो मात्र 32 ईयर्स, यानी कि अगर 32 साल इंसान जी रहा है तो माना जाता है कि उसने अपनी लाइफ ऑलमोस्ट कंप्लीट जी ली है। तो सोचिए ये लाइफ कितनी है, 32 साल आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे लाइफ हमारी जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी थी कितनी, 32 साल। और जैसे जैसे इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ जाती है। आज हमारे देश में 68 ईयर्स 2011 के सेंसस के हिसाब से है। अब 2021 में मुझे लगता है शायद 70 से प्लस हो जाए। तो आपको पता है जैसे जैसे इकोनॉमी में डेवलपमेंट आती है, लोग अपने हेल्थ के टूवर्ड अवेयरनेस होते हैं, लोग एजुकेटेड होते हैं, हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव होती है, और वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस टाइम याद रखना है मात्र 32 साल थी, यानी कि 32 साल कोई इंसान जी गया तो हम मानते थे ठीक है उसने अपनी एक लाइफ कंप्लीट कर ली है। आगे हम बढ़ते हैं कि हमने ऑक्यूपेशन पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों का पूरा चैप्टर भी है, आगे हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि बेसिक नेसेसिटीज़ होती है किसी भी इकॉनमी के लिए। तो दो तरह के होते हैं, आपको पता है, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिससे कोई सरकार इनकम नहीं अर्न करती बट देश की रिक्वायरमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, जिसमें आपके हेल्थ हो गए, एजुकेशन हो गए, स्कूल कॉलेजेस हो गए। तो आपको पता होगा कि सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने कोई काम नहीं किया क्योंकि हमारे हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम थी। आपने देखा हाई इन्फेंट मर्टिलिटी रेट थी, हाई डेथ रेट और बर्थ रेट था। यानी कि ये तो समझ में आ रहा है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने कोई डेवलप नहीं किया। अब हम आते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके ट्रांसपोर्ट आते हैं, कम्युनिकेशन आते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में आपके कम्युनिकेशन आते हैं। तो आपको पता होगा कि रोड्स उन्होंने कुछ ज़रूर बनाए बट वो रोड जो बनाए उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए और उसी एरिया में बनाए ताकि अपने सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर वो पहुँचाया जा सके, अपने गुड्स को अपने मार्केट उनको बड़ा करने के लिए बनाए। रेलवे भी उन्होंने रिड्यूस किया लेकिन सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अपने लिए ही यूज़ किया ताकि जो उनका साइज़ ऑफ मार्केट है वो बड़ा हो सके, ब्रिटिश से जो भी सामान आ रहा है वो इजीली जगह जगह पहुंचाया जा सके। भारतीयों को उस टाइम पे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। पोर्ट्स डेवलप किए क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है एयरवेज इतने डेवलप नहीं हुए थे, तो ज़्यादातर जो सामान एक देश से दूसरे देश में जाते थे बेसिकली वो वाटरवेज के सिस्टम से जाते थे। तो उन्होंने पोर्ट को थोड़ा डेवलप किया, रेलवेज इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कम्युनिकेशन सेक्टर पे ध्यान दिया ताकि एक जगह दूसरे का इजीली कम्युनिकेट कर सके। भारत में वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे तो यहाँ की प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो तार, टेलीग्राम, इन सब चीज़ों को उन्होंने डेवलप किया। लेकिन याद रखना है कि केवल केवल उन्हीं सेक्टर्स, उन्हीं मतलब चीज़ों को उन्होंने पैसा लगाया जिनसे केवल उनको डेवलप हुआ, उनका व्यापार बढ़ा, उनको फैसिलिटी बढ़ी कि ताकि वो अपने साइज ऑफ मार्केट बढ़ा कर सके और ज़्यादा पैसा भारत की इकॉनमी से, भारत के लोगों से कमा सके। इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे। ये सब चीज़ें तो हो गई कि एग्रीकल्चर को किस तरह नुकसान पहुंचाया, हमारे इंडस्ट्री को किस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाया, हमने फॉरेन ट्रेड का पढ़ लिया, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी। लेकिन हमने ब्रिटेन की बहुत बुराई कर ली कि भैया उन्होंने हमें सभी तरह से नुकसान पहुंचाया। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी पढ़ लेते हैं, हालांकि उन्होंने पॉजिटिव हमारे लिए नहीं किया
बट उनके जाने के बाद हमारे मतलब कुछ फ़ायदा उनके पॉलिसी से ज़रूर हुआ। तो जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। हम सभी जानते हैं कि रेलवे जो है ब्रिटिशर्स की देन है। उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने सामान के लिए, अपने मार्केट को बड़ा करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जिसके कारण हमें फ़ायदा हुआ और बेसिकली उन एरियाज़ में फ़ायदा हुआ जैसे बंगाल है, या जैसे एरिया में जहाँ पे बार बार अकाल आते थे, ठीक है, फमाइन आते थे, जो लोग क्या होते थे, भुखमरी होती थी, वहाँ तक खाना पहुँचाना मुश्किल होता था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे नहीं। तो अब क्या होगा कि रेलवे इंट्रोडक्शन के कारण कोई उस एरिया में भी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाया जा सकता था जहाँ पे चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, या कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वहाँ जहाँ पे कोई सूखा पड़ गया है तो वहाँ के लोग भूखे ना मरे, तो जगह जगह पे उनके सामान पहुँचाने में काम आया। तीसरा हम कहेंगे उन्होंने कम्युनिकेशन सेक्टर जो डेवलपमेंट है वो भी उनकी देन है। उसके बाद आपको पता होगा कि उन्होंने जो मॉनेटरी पॉलिसी, देखो हमारे देश में बेसिकली पहले क्या था, बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि सामान के बदले सामान को एक्सचेंजेस करते थे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मॉनेटरी सिस्टम है, वो उन्हीं की इंट्रोडक्शन है, उन्हीं के द्वारा डिस्कवर की गई है, जिससे कि हमारे जो ट्रांजेक्शन है वो ईजी हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री बढ़ी है, ट्रेड बढ़ा है। अगर मनी नहीं आती तो आपको पता होगा, मनी चैप्टर में पढ़ेंगे कि इकॉनमी का कितना बुरा हाल होता है, जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो सब कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तभी आई जब मनी का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद एक और चीज़ जो हम कहेंगे कि इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, क्योंकि हमारे देश में पहले आपको पता होगा कि ब्रिटिशर के आने से पहले मुगल एम्पायर थे, राजे रजवाड़े थे, वो लोग काम करते थे। और होता क्या, अगर मान लो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं होता, तो आज भी क्या होता कि कोई एक देश में राजा होता, हम लोग उनकी प्रजा होते और वो लोग हमारे पर रूल करते, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा सिस्टम होता, डेमोक्रेसी नहीं आती। तो कुछ उन्होंने इम्प्रूवमेंट हम कह सकते कि उन्होंने किया, हालांकि हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं किया, बट उनके जाने के बाद उनकी पॉलिसी से हमने कुछ सीखा और अपनी इकॉनमी में उसको यूज़ किया, जिससे हमें फ़ायदा अवश्य हुआ। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे जो इकॉनमी है एट द ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस काफ़ी बैकवर्ड थी। हमारे पर कैपिटल इनकम, हमारे नेशनल इनकम, हमारी इंडस्ट्री, हमारी एग्रीकल्चर, ये सभी चीज़ें क्या थी, बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी। और आपको पता होगा कि जब देश में कोई इंडस्ट्री नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इनकम नहीं आ रहा, तो नेशनल इनकम कहाँ से बढ़ेगी, और नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी तो आपको पता है कि पर कैपिटल इनकम, जो कि बेसिकली किसी भी इकॉनमी की डेवलपमेंट को दिखाता है, आपको पता होगा ना कि व्हेन टोटल नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज अ पर कैपिटल इनकम, कि एवरेजली पर कैपिटल इनकम कितना है, ये सब नेशनल इनकम पर कैपिटल में किसी भी इकॉनमी की डेवलपमेंट का मेजर्स होते हैं, हम उसके थ्रू पता लगाते हैं। तो ये हमारी दोनों ही बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। तो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इनकम, पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम, सभी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी किसी तरह कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। बाकी नोट्स के लिए आप लोग विनिंग क्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।